सालों से लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? वो अचानक ही कैसे लापता हो जाते हैं? क्या इसमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है या ये एलियंस का काम तो नहीं? लापता लोग जिन हालात में मिलते हैं वो सामान्य तो नहीं होते। ऐसे ही केसेस को लेकर डेविड पोलाइडस ने मिसिंग 411 नाम से कई सारी किताबें लिखी है। राजवाला इन्हीं किताबों से आपके लिए हिंदी में ये सीरीज लेकर आया है। राजवाला प्रेजेंट्स मिसिंग 411 इन हिंदी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अलाबामा और जॉर्जिया में गायब हुए लोगों के रियल केसेस। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, काफ़ी लोगों ने राजवाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पे कर दें। रिकी डर्न टैंकर्सली, तारीख 16 फरवरी 1949, जगह सिलाकॉगा अलाबामा, उम्र 2 साल। एल्सी टैंकर्सली और उनका परिवार सिलाकॉगा अलाबामा के एक रूरल इलाके में रहा करते थे। 16 फरवरी 1949 को करीब 4:30 बजे मिसेस टैंकर्सली को यह आभास हुआ कि उन्हें रिकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही उन्हें यह भी रियलाइज हुआ कि उनके दोनों कुत्ते भी गायब हैं। मिसेस टैंकर्सली ने ये बात अपने हस्बैंड को बताई और उन्होंने पड़ोसियों की मदद ली उस इलाके को तलाश करने में। करीब 10 बजे तक फ्रेंड्स एंड फैमिली लड़के को तलाश करते रहे और उसके बाद उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट को इसकी जानकारी दी। रिक्की की तलाश शुरू की गई और उसे ढूंढने में एक वक्त पर 750 प्रोफेशनल और वॉलंटियर्स शामिल थे। खोज को 2 हिस्सों में बांटा गया और दोनों अपनी तरह से अपने इलाके में छानबीन करने लगे। खोजी 16 घंटों तक झाड़ियों में लड़के को तलाश करते रहे कि तब एक वॉलंटियर को लड़का बड़ी घास के अंदर पहाड़ों की साइड में मिला। ये इलाका उसके घर से 4 मील की दूरी पर था और उसको खोजने वाला वॉलंटियर रिकी का पिता था। दरअसल एल्सी टैंकर्सली ने एक साइकिक से बात की थी और उसने उन्हें बताया था कि लड़के को कहाँ ढूंढा जाए। उन्होंने वैसा ही किया और उन्हें वो मिल भी गया। जब रिकी के फादर को वो मिला तो वो सोया हुआ था और वो दोनों कुत्ते उसकी पहरेदारी कर रहे थे। जब रिक्की अपने आधे होश में था तो वो कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसे कभी समझा नहीं गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स का कहना था कि वो संतोषजनक हालत में है। रिक्की कई बार अस्पताल में होश और बेहोशी में जाता रहा, लेकिन आखिरकार वो पूरी तरह से रिकवर हो गया। लेकिन अपने इस सफ़र के बारे में उसे बहुत कम ही याद था। नौरा मूरे, तारीख 18 जुलाई 1955, जगह गार्डेनडेल अलाबामा, उम्र 78 साल। बिर्मिंघम अलाबामा से करीब 15 मील उत्तर में गार्डेनडेल का एक छोटा सा गांव है। उस समय मिसेस नौरा मूरे इस छोटे से गांव के वृद्धालय में रह रही थी कि वो दोपहर में सूरज की किरणें लेने बाहर जाती है। 18 जुलाई को करीब 4 बजे मिसेस मूरे गायब हो जाती है। वृद्धालय के लोग उन्हें तलाश करते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वो लोग इस बात से काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि मिसेस मूरे के घुटने और कमर में काफ़ी इंजरीज थी, जिसकी वजह से वो बमुश्किल ही चल पाती थी। मिसेस मूरे की तलाश 6 दिनों तक चलती रही। 5 दिनों तक उनके हाथ कुछ नहीं आया और सभी खोजी काफ़ी निराश थे। 6ठे दिन जब एक खोजी उस वृद्धालय से करीब 1/4 मील दूर तलाश कर रहा था कि उसे मिसेस मूरे एक पानी के स्रोत के बाजू लेटी हुई मिली। वो सेमी कॉन्शियस हालत में थी। उनके शूज़ और स्टॉकिंग्स गायब थे। उनका कहना था कि उनके ऊपर कोई लगातार पानी फेंक रहा था जबकि वो उन जंगलों में लेटी थी। वो कभी नहीं बता सकी कि उनके ऊपर पानी कौन फेंक रहा था। बावजूद इसके कि मिसेस मूरे ने
जंगलों में 6 दिन बिताए थे, लेकिन अस्पताल में ले जाने के बाद उनकी कंडीशन को संतोषजनक बताया गया। मिसेस मूरे को उन 6 दिनों के बारे में बाद में पूछा गया तो उसके बारे में उन्हें कुछ याद नहीं था। उन्हें याद नहीं कि वो वहाँ कैसे पहुंची और ये कि उनके साथ हुआ क्या था। उनकी पूरी बॉडी पर स्क्रैचेस के निशानात थे, लेकिन वो खोजियों की अपेक्षा में काफ़ी अच्छी हालत में थी। अब असल सवाल ये पैदा होता है कि 6 दिनों तक मिसेस मूरे एयरप्लेन्स खोजी और ज़मीन खोजियों के कई सारे दलों से कैसे बची रही। कैसे वो लोग उन्हें पहले ढूंढ नहीं पाए। कई लोगों का ये मानना है कि जहाँ वो मिली वहाँ उन्हें कोई बाद में रख गया होगा और उससे पहले वो कई दिनों तक किसी और जगह पर होंगी। उस औरत पर पानी कौन फेंक रहा था, ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। उनकी बॉडी पे खरोचों के निशान ये भी बताते हैं कि उन्हें वहाँ से कई दूसरी जगह ले जाया गया होगा, क्योंकि उनके लिए खुद चलना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। मिसेस मूरे के केस में एक और अजीब बात ये थी कि उनके स्वेटर की जेब में ब्रूम सेज नामक पौधा मिला। ये वो पौधा है जिसे खाया जाता है और ये पौधे में काफ़ी महक भी होती है, लेकिन ये पौधा यूनाइटेड स्टेट के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। तो ये एलाबामा में, बल्कि मिसेस मूरे के पॉकेट में कैसे पहुंचा, ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। जॉर्जिया मिसिंग पर्सन्स। जॉर्जिया की मिसिंग पर्सन्स की इस लिस्ट में सभी के सभी पुरुष है। मरी अपशॉ जूनियर, तारीख 8 नवंबर 1940, जगह कार्टर्सविल जॉर्जिया, उम्र 2 साल। बेटी और मरी अपशॉ एक खेत चलाया करते थे जो कार्टर्सविल से 13 मील उत्तर में था और नॉक्सविल हाईवे से 400 यार्ड की दूरी पर था। ये इलाका काफ़ी वीरान था, सिर्फ कुछ पड़ोसी ही यहाँ रहते थे। 8 नवंबर 1940 को बेटी ने जब अपनी पिछली खिड़की से झांका तो उन्होंने देखा कि 2 साल का मरी जूनियर ट्रैक्टर के पास खेल रहा था। वहाँ एक छोटा सा लॉन था जिसके आगे घना जंगल शुरू होता था। कुछ मिनटों बाद बेटी ने जब दोबारा वहाँ देखा तो मरी वहाँ से गायब था। वो मरी का नाम पुकारते हुए बाहर आई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वो दौड़ती रही और उन्होंने कई सारा इलाका खोज मारा, लेकिन फिर भी उन्हें उनका लड़का दिखाई नहीं दिया। और साथ ही उन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ कि उनका कुत्ता भी वहाँ से गायब है। ये 8 महीने का छोटा टेरियर पपी था जिसका नाम निक्की था। वो मरी के साथ खेल रहा था और फिर दोनों गायब हो गए। उन्हें याद पड़ता है कि उन्होंने उसे 1 मिनट पहले ही देखा था और 1 मिनट बाद वो वहाँ से गायब था, और इस 1 मिनट के अंदर वो खुद से काफ़ी दूर नहीं जा सकता था क्योंकि वो सिर्फ 2 साल का था। जब बेटी उसे नहीं ढूंढ पाई तो उसने पड़ोसियों और पुलिस को उसकी तलाश के लिए बुलाया। मरी को गायब हुए काफ़ी घंटे हो चुके थे और अब सैकड़ों की तादाद में वॉलंटियर्स और पुलिस अपशॉ रेंज में उसकी खोज कर रहे थे। ये खोजबीन काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थी। मरी को गायब हुए काफ़ी घंटे हो चुके थे और खोजबीन के बीच ही वहाँ ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। अपशॉ फार्म पे पड़ने वाली वो बारिश लगातार 2 दिनों तक चलती रही। मरी को गायब हुए 36 घंटे हो चुके थे। मरी सीनियर ने प्रेस को ये आशंका जताई कि उनके बेटे को किडनैप कर लिया गया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका लड़का खुद से कहीं जा सकता है। तीसरे दिन खोजी फार्म से 2 मील दूर एक बड़े ही उबड़ खाबड़ इलाके में तलाश कर रहे थे कि उन्हें निक्की वहाँ घूमता हुआ मिला। उन्होंने उस कुत्ते को पकड़ लिया और उसे उठाकर अपशॉ के पास ले आए। शेरिफ के साथ साथ हर कोई इस बात से हैरान था कि निक्की बिल्कुल सूखा साफ सुथरा मिला था और वो भूखा भी नहीं था।
जबकि उसे गायब हुए 70 घंटों से भी ज़्यादा हो चुका था। 12 नवंबर 1940 का पिट्सबर्ग टाइम्स अखबार इस घटना को इस तरह छापता है। सूखा और साफ सुथरा होने के साथ साथ उसे खिलाया भी गया था। सार्जेंट कल्बर्स्टन ने कहा कि कुत्ता 70 घंटों से ज़्यादा वक्त के लिए गायब था। सुलिवन ने इन घटनाओं को विचित्र और संदेहमय बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किडनैपिंग की थ्योरी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आगे आर्टिकल में लिखा है, हर दूसरी चीज़ उस इलाके में बारिश की वजह से गीली हो चुकी थी। ये कहना था मेजर लेंस सुलिवन का, जो स्टेट हाईवे पेट्रोल के चीफ थे। हम इस बात को नहीं समझ सकते कि कुत्ता झाड़ियों से बिना गीला हुए बाहर कैसे आ सकता है, सिवाय इसके कि कोई उसे वहां से कार में ले गया होगा। खोजबीन के चौथे दिन एक पाइन ट्री के नीचे पहाड़ी इलाके में मरी की बॉडी मिली। ये इलाका उसके घर से 1.5 मील की दूरी पर था। 13 नवंबर का सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स लड़के की बॉडी के बारे में लिखता है। लड़के के हाथों और पैरों पर कुछ खरोंचों के निशान मिलते हैं। आगे उसी आर्टिकल में लिखा है, खोजियों ने कहा कि उस पेड़ के पास पड़े पत्ते और लकड़ियों से ये पता चलता है कि कुत्ता भी अपने मालिक के पास काफ़ी वक्त तक बैठा रहा होगा। जब मौरी की बॉडी को ढूंढ लिया गया, बार्टो काउंटी के शेरिफ जॉर्ज डब्ल्यू गैडिस ने उस जगह का मुआयना किया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैन होजे मर्क्यूरी न्यूज़ 12 नवंबर को अपने आर्टिकल में लिखती है, जॉर्ज डब्ल्यू गैडिस मौत की वजह पर बहुत जल्दी पहुंच गए थे। कई आर्टिकल्स ये लिखते हैं कि मरी की बॉडी पर किसी भी तरह के वायलेंस के कोई निशान नहीं है, जबकि एक आर्टिकल में ये लिखा है कि उस पर कुछ स्क्रैचेस और निशान मिले हैं। मरी की मौत की वजह ये मानी गई कि वो भूखा था और उसे ठंड लग गई होगी। जब कोई और वजह नहीं मिलती तो यही एक आम धारणा है। केस समरी। ऐसे केसेस में जहां 2 साल का बच्चा गायब होता है किसी रूरल इलाके से, तो कई सारे सवाल पैदा होते हैं। मरी की नाक को क्या हुआ था और उसके बॉडी पर स्क्रैचेस के निशानात क्यों थे? आमतौर पर जब बच्चे गायब होते हैं तो वो सीधी पहाड़ी पर नहीं चढ़ते, लेकिन जहां मरी मिला वो काफ़ी ऊंचाई वाला इलाका था। कई आर्टिकल्स ने यह भी लिखा है कि माना जाता है निक्की भी मरी के पास काफ़ी देर तक बैठा रहा होगा, जिसकी वजह से वहाँ का ग्राउंड नीचे दब गया था और कई सारी छोटी छोटी लकड़ियाँ टूटी हुई थी। एक 8 महीने का छोटा कुत्ता बहुत छोटा होता है, उन्हें ये कैसे मालूम कि वो निक्की ही था? ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि वहाँ निक्की के बाल या कोई और ठोस सबूत मिला हो, तो उन्होंने ये कैसे मान लिया कि वहाँ पर निक्की ही था? कई आर्टिकल्स ने यह भी कहा है कि मरी के मरने को 70 घंटों से भी ज़्यादा हो गया था जब वो मिला, जिससे ये पता चलता है कि उसके गायब होने से कुछ देर बाद ही वो मर गया होगा। तो क्या कुत्ता तब से वहाँ पर बैठा ही था? अगर कुत्ता पूरे टाइम वहाँ था तो फिर वो गीला क्यों नहीं हुआ? और वो भूखा भी नहीं था। निक्की पहाड़ी की दूसरी तरफ आधा मील दूर मिला था जहाँ मरी की बॉडी मिली, वो गीला क्यों नहीं था? मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जॉर्जिया के इस इलाके की ज्योग्राफी को समझा जाए। अपशॉ की प्रॉपर्टी से 2 मील से भी कम की दूरी पर एक बड़ी सी अलाटूना लेक है और यहाँ से 3 मील से भी कम की दूरी पर रेड टॉप माउंटेन स्टेट पार्क है। इस केस को लेकर काफ़ी संदेह इससे भी उठता है कि शेरिफ ने मौत की वजह काफ़ी जल्दी ही तय कर ली थी। मेरा मानना है कि मरी के डिसअपियरेंस में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें दोबारा देखना चाहिए था। मुझे दूसरा कोई ऐसा आर्टिकल नहीं मिलता है जो इस बात पर रोशनी डाले कि उसकी मौत की असल वजह क्या रही थी। क्रिस्टोफर थॉम्किंस, तारीख 25 जनवरी
2002, जगह एलर्सली जॉर्जिया, उम्र 20 साल। मिसिस एन मैकेंजी क्रिस थॉम्किन की माँ थी। एन उस आदमी के लिए बेबी सिटिंग करती थी जो एक सर्विंग कंपनी का मालिक था और उसी कंपनी में क्रिस्टोफर थॉम्किंस भी काम किया करता था। एन के मुताबिक 25 जनवरी 2002 को क्रिस 8:10 पे घर से निकला और वो सर्वेयर की ऑफिस में गया, जहां उसने अपनी कार पार्क की और वर्क साइट पर बिजनेस ओनर के साथ गया। क्रिस ने सुबह के कुछ घंटे 3 और आदमियों के साथ वहां काम किया और इस दौरान कुछ खास नहीं हुआ। लंच के कुछ देर बाद जब सब वर्कर हाईवे 85 से गुजर रहे थे, जो काउंटी लाइन रोड और वार्म स्प्रिंग रोड के बीच है, ये वर्कर्स हाईवे से करीब 15 फीट की दूरी पर चल रहे थे। जब उन सहकर्मियों ने क्रिस को आखिरी बार देखा, वो रोड के नज़दीक सबसे आखिर में चल रहा था। 1 मिनट गुजरने के बाद उन लोगों ने पीछे पलटकर दोबारा देखा तो क्रिस वहां से गायब था। वो पूरी तरह वहां से बिल्कुल गायब था। उस प्राइवेट प्रॉपर्टी और हाईवे के बीच एक कटीले तारों का बॉर्डर था जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता था। जब सहकर्मी वहां पहुंचे जहां क्रिस काम कर रहा था तो उन्होंने देखा कि वहां क्रिस का एक बूट है। उस फेंस के नज़दीक और ज़मीन पर घास के बीच चंद सिक्के भी पड़े थे। उन्हें वहां पर क्रिस के टूल भी चारों तरफ फैले मिले। उस सर्वेइंग बिजनेस के मालिक ने क्रिस की माँ को फ़ोन लगाया और उसे बताया कि वहां पर क्या हुआ था। उन लोगों ने 4:15 तक इंतज़ार किया और फिर उन्होंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन शेरिफ ने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। शेरिफ ने कहा कि वो 24 घंटों तक रिपोर्ट नहीं लिख सकता। फिर 24 घंटे गुजरे और खोजबीन शुरू हुई। जहां उसका बूट मिला था वहां शेरिफ को एक नीले रंग का कपड़ा मिला। ये कपड़ा उसकी जीन्स से मैच खाता था। उस वायर फेंस के दूसरी साइड का इलाका बहुत ज़्यादा जंगली और दलदली था। वहाँ सांप और घनी झाड़ियाँ थी। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई भी नहीं जाना चाहेगा। क्रिस्टोफर के गुम होने को करीब 1 साल हो गया था और उसके बाद उस जगह के मालिक को एक और जूता मिला। ये क्रिस का दूसरा बूट था और ये उस जगह के नज़दीक ही मिला जहाँ से माना जाता है कि क्रिस फेंस को पार करके दूसरी तरफ गया होगा। इस एविडेंस को शेरिफ को दे दिया गया। केस समरी। ये केस काफ़ी अजीब है जिसके बारे में मैंने कभी पढ़ा हो। क्रिस के गायब होने को 8 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और किसी ने भी उसके बारे में दोबारा नहीं सुना। मेरा मानना है कि फेंस के उस पार क्रिस के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ होगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि वो अपनी मर्जी से कहीं गया होगा। उस सीन की डिटेल्स मुझे इस बात पर मजबूर करती है कि इसमें किसी प्रकार की हाथापाई हुई होगी, जिसमें क्रिस को नीचे गिरा दिया गया होगा, जिसकी वजह से उसके जेब में पड़े सिक्के और उसके टूल्स ज़मीन पर बिखर गए। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बिना बूट्स या शूज़ के कोई दूसरी तरफ के इलाके में जाए। ये बात कोई तुक नहीं बनाती कि कोई अपनी मर्जी से अपने जूते छोड़कर वहाँ से चला जाए। ज़्यादातर संभावना यही है कि क्रिस को कोई वहाँ से खींच कर ले गया होगा। उसके टूल्स और कॉइन्स ज़मीन पर पड़े होने की यही एक वजह बनती है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गया था, बल्कि कोई उसे वहाँ से घसीटते हुए ले गया होगा। जेरेमी थॉमस, तारीख 16 फरवरी 2007, जगह टोबेसॉफ्की क्रीक, मेकन, जॉर्जिया, उम्र 22 साल। थर्सडे 15 फरवरी को थॉमस ने अपने घर से निकला और टोबेसॉफ्की क्रीक मछलियां पकड़ने अपने दोस्त के साथ गया। दोनों आदमी वहां देर रात पहुंचे और उन्होंने वो रात वहीं पर बिताई। अगली सुबह करीब 8 बजे थॉमस ने अपनी मंगेतर को कॉल किया और उसे बताया कि वो बोट को पानी में डालकर मछलियां पकड़ने जा रहे हैं।
यह आखिरी बार था जब किसी ने जेरेमी से बात की हो। दोनों दोस्त 2 बजे तक मछलियां पकड़ते रहे। उसके बाद जेरेमी के दोस्त ने कहा कि वो काफ़ी थक गया है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया। उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर गाड़ी लेकर आई और जेरेमी को दोस्त को वहाँ से ले गई। जेरेमी अब बोट पर वहाँ अकेला था। जेरेमी वापस कभी नहीं आया और उसे मिसिंग रिपोर्ट कर दिया गया। 17 फरवरी को बिब काउंटी के शेरिफ को जेरेमी की बोट मिली, जिसके साथ उसकी सारी पर्सनल चीज़ें भी थी। ये चीज़ें जेरेमी के परिवार वालों को बताई गई और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि ये सब उनके ही लड़के की थी। शेरिफ ने 50 प्रोफेशनल्स के साथ एक तलाश शुरू की और जिनमें कई सारे वॉलंटियर्स भी शामिल थे, लेकिन उसके साथ क्या हुआ इस बारे में कभी पता नहीं चला। डेविड टिपिन, तारीख 1 अगस्त 2004, जगह स्टॉकब्रिज, जॉर्जिया, उम्र 4 साल। 1 अगस्त 2004 को सुबह किसी वक्त डेविड टिपिन अपने पेरेंट्स से पहले उठता है, पिछला दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से अटलांटा के जंगली इलाकों में गायब हो जाता है। स्टेसी और रॉबर्ट, जो डेविड के पेरेंट्स थे, वो सुबह उठते हैं। वो जब डेविड के रूम में गए तो देखा कि वो गायब है और पिछला दरवाज़ा खुला है। वो पिछले इलाके में गए और उन्होंने डेविड को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने जल्दी से लॉ इन्फोर्समेंट को इसके बारे में बताया। लॉ इन्फोर्समेंट तुरंत हरकत में आई, क्योंकि रॉबर्ट ने यह भी बताया कि डेविड थोड़ा मतिमंद भी है। खोजियों में फायरमैन, आसपास रहने वाले लोग और लॉ इन्फोर्समेंट के लोग शामिल थे। संडे दोपहर को खोजी कुत्तों को भी लाया गया डेविड की तलाश करने के लिए। कुत्ते खोजियों को आस पड़ोस के लोगों के घरों तक लेकर गए, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आया। ट्यूसडे की सुबह टिपिन के घर से करीब 1 मील की दूरी पर बॉबी नाम के एक 70 साल के शख्स को अपनी प्रॉपर्टी पे फ्लड लाइट्स चमकते हुए दिखाई दिए। वो घर ज़्यादातर स्टोरेज के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। वो जानते थे कि ये फ्लड लाइट्स तभी एक्टिव हो सकती है जब कोई मोशन सेंसर से होकर गुजरा हो। बॉबी उस घर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि उसका पिछला दरवाज़ा खुला है और रेफ्रिजरेटर के सामने कुछ पड़ा है। वो उसके और करीब गए तो उन्होंने देखा कि ये डेविड टिपिन्स है। वो ज़मीन पर बेसुध पड़ा था। बॉबी लड़के को उठाकर अपने मेन घर में लेकर गए। वहाँ उन्होंने लड़के को अपनी वाइफ मार्था को दिखाया। मार्था ने लड़के को उठाया और उसे कुछ कुकीज़ और दूध खाने के लिए दिया और बॉबी ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। लड़के को तुरंत वहां से उसके घर पर ले जाया गया। रॉबर्ट टिपिन ने बताया कि डेविड पर कई सारे खरोचों के निशान थे और कीड़ों के काटने के निशान भी थे और वो काफ़ी हद तक डिहाइड्रेटेड भी था। 3 अगस्त 2004 के एलिजाबेथन स्टार अखबार में इस घटना को इस तरह छापा गया है। जिस घर में डेविड को पाया गया उस घर को संडे के दिन भी तलाश किया गया था। ये चीज़ दोबारा एलबानी हेराल्ड अखबार में भी लिखी गई थी, जिससे ये कंफर्म होता है कि बॉबी हिंटन के घर की तलाश पहले की गई थी। 4 अगस्त 2004 का एटलांटा कॉन्स्टिट्यूशन अखबार इसके बारे में एक आर्टिकल लिखता है, जिसमें कहा गया है, लड़के को जब ढूंढ लिया गया तो वो नंगे पैर था और उसने फाइंडिंग नीमो टी शर्ट पहनी हुई थी। केस समरी। डेविड को अपने घर का कंफर्ट छोड़कर ऐसे जंगलों में भटकने के लिए क्या चीज़ मजबूर कर रही थी? उस समय डेविड कहाँ था जब हिंटन के घर की तलाशी ली गई और वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला था? क्या डेविड 3 दिनों तक नंगे पैर ही पूरे जंगलों में घूमता रहा था? अगर ऐसा था तो उसके पैरों में कटने के निशान और इसके बारे में किसी पत्रिका में कुछ लिखा क्यों नहीं था? और खोजी कुत्तों ने भी उसे क्यों नहीं ढूंढा जबकि वो उसकी बू सूंघ पा रहे थे?
वो इलाका जहां डेविड गायब हुआ था वो क्लेटन काउंटी रिजर्वायर से 1/4 मील से भी नज़दीक था और इस एरिया में 4 छोटी छोटी और झीलें भी थी। श्रोताओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और इसे नोट करना चाहिए कि जब भी कोई गुमशुदगी हुई है तो वो किसी वाइल्ड एरिया में, किसी लेक या किसी पानी के स्रोत के आसपास ही होती है। चैप्टर कंक्लूजन। मेरे ख्याल से ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि जॉर्जिया में गायब हुए लोगों के 2 अलग अलग ग्रुप हैं। 2 ऐसे पुरुष हैं जो काफ़ी छोटे थे और 2 ऐसे हैं जो 20 साल की उम्र के आसपास हैं। ये दोनों ग्रुप उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं जो नॉर्थ अमेरिका में ऐसी गुटजोड़ कहीं और नहीं दिखाई देती है और जॉर्जिया में गायब होने वाले सभी लोग पुरुष ही थे। तो दोस्तों, ये थी अलाबामा और जॉर्जिया में गायब हुए लोगों की सच्ची कहानियाँ। अगर ये केसेस आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इन केसेस के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। साथ ही अगर आपने राज वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।